इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के संस्थापक और यूं कह ले तो अब विधायक, इकलौते विधायक हैं और जीत कर आए हैं, और ऐसी जगह से जीत कर आए हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गज खड़े थे और उन्हें हराकर यहां पर आए। यानी कि हम बात कर रहे हैं सहरसा की। सहरसा पर दो ऐसे कैंडिडेट थे जो पहले से पूर्व विधायक हैं और दूसरे जो मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके प्रचार प्रसार में भी ऐसे ऐसे लोग उतरे थे तो लग नहीं रहा था कि आईपी गुप्ता की जीत होगी। लेकिन आईपी गुप्ता जीत कैसे दर्ज की, जरा ये जानेंगे हम। नहीं, मैंने सिर्फ एक ही मंत्र था, उधर इंस्टीट्यूशन से चुनाव लड़ रहा था। आरएसएस, भाजपा, आरएसएस के सारी जो उनके अंग हैं, उनके लोग, और उनका अपना खुद का 2 टर्म से विधायक हैं, ये चौथी बार लड़ रहे थे। और वो ऑल वेदर सीट है। तो मैंने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से सिर्फ यही कहा था कि ये लड़ाई आईपी गुप्ता की नहीं है, ये लड़ाई सहरसा की है, सहरसा के लोगों की है, और मैं सहरसा के वनवास को ख़त्म करने आया हूँ। मैं सिर्फ इतना करने में सफल हो गया कि ये लड़ाई इंडिविजुअल की मैंने कर दी। आप देखे होंगे कि जो एमएलए होता है नॉर्मली वो चुनाव लड़ता है, लेकिन ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि जनता चुनाव लड़ रही थी, और मैं महज वहाँ 4 से 5 दिन समय दे पाया था, चूँकि मैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, कन्हैया जी के साथ, टिकट को लेके भी कन्फ्यूजन बहुत अधिक था। हाँ, ने प्रचार प्रसार कर रहे थे हम। मैं हेलीकॉप्टर में था इन लोगों के साथ में, और मेरे लिए वहाँ चुनाव लड़ रहा था, जनता चुनाव लड़ रही थी। वो जीत का सिर्फ वही एक कारण है। लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग खड़े थे, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भी ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे जहाँ पर बात की जाए तो उन लोगों का उतरना ही काफ़ी था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी गए थे, आदरणीय योगीनाथ जी गए थे, स्मृति ईरानी जी गई थी, सम्राट चौधरी जी गए थे, जितने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, संजय जायसवाल, ये बड़े बड़े लोग गए थे। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि एक सीट सहरसा मुझे आप दे दीजिए, और मैं वहाँ से जीता हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी क्रेडिट सहरसा के मतदाताओं को जाता है। हमारे पान समाज के जितने भी थे 80 लाख के लोग दिन रात सिर्फ एक ही दुआ करते थे। और आपको पता होगा कि बिहार ही नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा अगर गूगल पे सर्च हुआ है तो सहरसा विधानसभा 75, सबसे ज़्यादा हिट उसी पे गए। लेकिन सहरसा को चुनना आपके लिए ये आप जमुई से हैं और सहरसा को चुनना ये कैसे हुआ? देखिए, हमेशा मैं अगेंस्ट द टाइड जाने का मेरा स्वभाव है बचपन से, और मुझे इजी चैलेंजेस अच्छा नहीं लगते। और जब ये मीटिंग हुई थी, ये डिसीजन आदरणीय राहुल गांधी जी के टीम का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के टीम का, तेजस्वी जी का, वो सारे महागठबंधन के लोगों ने ये डिसाइड किया था कि आईपी गुप्ता, मैं जमालपुर से लड़ने वाला था और कांग्रेस को सीट हटा के मुझे दिया जाने वाला था, वो सीट सिटिंग विधायक को हटाया गया था मेरे लिए। लेकिन जब ये डिसीजन हुआ तो ये पता चला कि कोसी सीमांचल में महागठबंधन की वोट बहुत अधिक है, पर वो सीटें हम हार रहे हैं। तो सहरसा में पहली बार ये एहसास हुआ था लोगों को कि तांती तत्व पान समाज एनडीए को छोड़ रहा है, महागठबंधन की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं इनका एलआई हो गया था। इसलिए एक फेस बना के, और मेरी भी इच्छा है कि मैंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इनमें प्रचार करूंगा। और जब उन्होंने सहरसा की बात की, वहाँ की कठिन परिस्थितियों के बारे में बताया गया मुझे, तो मैं सहर्ष तैयार हो गया कि मैं सहरसा जाऊँगा, क्योंकि मुझे चैलेंजेज पसंद था। और ये चाहती थी कि एक चेहरा जाए, तांती तत्व पान समाज का एक चेहरा जाए, जिससे उधर के जितने भी सीट थे उस पर प्रभाव पड़ सके। प्रभाव तो पूरे बिहार में पड़ा, और इसी एक वजह था कि मैं सहरसा गया। आपने कहा कि मुझे चैलेंजेस पसंद थे, यही कारण है कि आपके एफिडेविट की भी चर्चा काफ़ी जोर शोर से हो रही है और आपने हम हर कुछ बहुत स्पष्ट लिखा है। आपने 2 पत्नी का भी जिक्र किया है, ये इतना आसान था क्या? नहीं, मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे लिए फैमिली सबसे पहले है। मेरे बच्चे को मुझे आंसर देना, मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को वो जैसा है, जिस तरह का है, जनता को जानना चाहिए। वो बिल्कुल खुली किताब की तरह, मैं मंच से कहा हूँ, मैं अपने इंटरव्यूज़ में कहा हूँ
कि मैंने इसलिए एफिडेविट में इस बात का जिक्र किया है, पब्लिक को, जनता को आप जैसा भी हैं, जिस तरह के हैं, उनको जानने का पूरा अधिकार है और आपको बताना चाहिए। इसलिए मैं सारी बातें स्पष्ट रूप से अपने एफिडेविट में लिखा है। को ये नहीं लगा कि कल के समय में आपके विपक्ष जो हैं ये दो पत्नी की बातों को सुन करके इसे मुद्दा बनाएंगे? मुझे लगता है कि ये मुद्दा बनना चाहिए, हमें लगता है ये बनना चाहिए, और जितने भी लोग हैं उनको भी अपनी पत्नी को खुल के बताना चाहिए, अपने जीवन को सार्वजनिक करना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है, हम जो ड्यूअल लाइफ जीते हैं ना, आप अगर पब्लिक में नहीं हैं, आप पब्लिक लाइफ नहीं है, अब अकाउंटेबल नहीं, तो ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं और जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, तो यू शुड बी ऑल ओपन टू देम। उनको पता चलना चाहिए कि उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनका जीवन क्या है, वो सार्वजनिक होना चाहिए। सहरसा की बात कर लेते हैं, तो सहरसा में ऐसा क्या लगा जो सबसे बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के समय में, वहाँ की जनता कड़ा रही है जिस मुद्दे को लेकर के, आपको क्या ऐसा लगा? देखिए, वहाँ ये सब सहरसा का आपको एक बता दें एक चीज़ कि बिहार में एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ बिजली के तार के चोरी होते हैं, काटे जाते हैं। सहरसा एक लौता ज़िला है जो वहाँ बिजली के तार, एग्रीकल्चर बिजली के तार बार बार काटे जा रहे हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, वहाँ के बिजली कर्मचारी, बिजली विभाग क्या कर रहा है, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। और मैं इस मुद्दा को विधानसभा के सदन पे उठाने दूँगा कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि सारे लोग बिजली चोरी को, ये स्तर सहरसा का पता चलता है कि बिजली के तार चोरी हो रहे हैं। आप समझिए कि कौन एक ऐसा चीज़ है जहाँ सुधार है। सहरसा के इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मैं तो पूरा देश घूमा, और जब मुझे लगता है तो डर से मुझे रात में नींद नहीं आती, उठ जाता हूँ डर से। यार इतनी समस्याएं हैं, बहुत अधिक समस्या। हाँ, लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब समझिए, मैं नाम नहीं लूँगा, एक अधिकारी हमारे पास आते हैं, मैं उनका समीक्षा कर रहा हूँ, और वो मुझे बोलते हैं कि सर माननीय का हिसाब किताब ये करते हैं। मैं कहा हिसाब किताब क्या होता है? मैंने सर उनका जो शेयर होता है ना, वो यही करते हैं। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बात बोलने के लिए हमारे पास कि हिसाब किताब मानने का होता है? मैं अभी तुम्हें जेल भेज दूंगा। तुम्हारी हैसियत कैसे हुआ ये हिसाब किताब बात करने के लिए हमारे पास? यानी लूट का हिस्सेदार बनाना चाहते हो हमसे? अगले बार से बोले तो तुम जेल में नजर आओगे। ये तो अवस्था है। वहाँ पर आरओबी को लेकर के भी कुछ समस्या है? नहीं, आरओबी सैंक्शन हो गया है, उसमें काम चल रहे हैं। वहाँ के कुछ लोगों का उसमें मामला था, लेकिन सरकार ने डिसीजन लिया है और वो काम उस पर प्रगति पे है, वो काम चल रहा है। तो जो आपने वादा किया उसे कोशिश करेंगे इस पास लाने की? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहा है कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा, और अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया कि गेटवे ऑफ बिहार क्या होता है। अब समझिए कि उसके बहुत सारे मायने होते हैं। गेटवे ऑफ बिहार का उसका मायने ये भी होता है कि डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसको जिला लेवल, स्टेट लेवल पे लाना, देश लेवल पे लाना ही गेटवे ऑफ बिहार होता है। और हम उसमें मेरे जीवन का उन्होंने जो मुझे जिताया है, तांती तत्वा पान समाज के संघर्ष को एक आयाम दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है सहरसा वालों, तो जीवन न्यौछावर होगा उनके लिए, उनके सरोकार से जुड़े मामलों को सॉल्व करना, उसको उठाना। यूँ कहे तो आप एक कर्ज अदा करेंगे? बिल्कुल, कर्जदार रहूँगा ज़िंदगी भर, वो चुका ही नहीं सकता। तो सुना आपने कि जिस तरीके से कई सारी ऐसी बातें शुरू से इनका रहा है, सारी बातों को स्पष्ट रूप से कहते हैं। करप्शन के खिलाफ भी चुनाव लड़ने से पहले भी बहुत सारी बातें कही, उसके खिलाफ जमकर बोला भी, उसके बाद सहरसा जैसी जगह पर चुनाव लड़ा, जीता भी। अपने एफिडेविट की भी बातें सुनी। इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को अपनी सारी बातें खुलकर रखनी चाहिए, अब वो हमने रखा है, इसमें कहीं से भी कोई समस्याएं क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कशिश न्यूज़ के लिए पटना संकेता से।